एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम सा गया था। महक विनय की नजरों के सामने थी। इतने सालों बाद उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज भी वैसी ही अजनबियत चेहरे पर छाई हुई थी। और याद भी क्यों रखती वो विनय को? बाकी सभी की तरह उसे भी आईना अच्छे से दिखाया था उसने, लेकिन विनय उसे भूल नहीं पाया था। ये और बात थी कि उसे भुलाने के चक्कर में वह खुद को ही भूल गया था। बिल्कुल एकदम बदल गया था। अनजाने में ही सही वह उसके पीछे चल दिया था। महक ने बेल बजाई और लगभग तुरंत ही एक औरत ने दरवाजा खोला। वह महक की मम्मी थी। विनय ने दूर से देखा और वापस पलट आया। जैसे ही एसी गाड़ी में बैठा तो याद आया कि वह कितनी चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर आ रहा था। आज भी महक उसके होशो हवास पर ऐसे ही छाई हुई थी जैसे 3 साल पहले थी। विनय वापस अपने घर आकर अपने कमरे में लेट गया। 3 साल पहले की यादें आंखों के सामने तस्वीर बनकर तैरने लगी। महक अपने नाम की एक ही थी। गलत बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। गलत बोलना तो दूर, कोई गलत नजरों से देख भी ले तो वहीं उसके सामने खड़ी हो जाती और अच्छी तरह उसकी खबर लेती। यहाँ तक कि सामने वाला बेहद शर्मिंदा होता और अपनी गलती की माफी मांगता, तब उसका पीछा छूटता था। अपने पापा की लाडली बेटी थी वो। पापा उसको हमेशा अपना बेटा कहते थे, लेकिन मम्मी हमेशा टोकती कि बेटी है, इतना सर मत चढ़ाओ। लेकिन बाप बेटी दोनों बात को लेकर हंसी में उड़ा देते थे। विनय ने महक को उसके कॉलेज से निकलते देखा था पहली बार और उस पर से नजर हटाना भूल गया था। होश तो तब आया जब वह उसके सामने उसकी नजरों में आंखें डालकर पूछ रही थी, जी हाँ, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है आपको? या आप जानते हैं मुझे, जो इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? महक की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और आवाज में एक कड़कपन था। सॉरी मिस, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम सॉरी। लड़कियों से फ्लर्ट करने वाले विनय ने पहली बार हड़बड़ा कर कहा था। आज पहली बार किसी लड़की ने इस तरह बात की थी उससे, वरना लड़कियां मरती थीं उस पर। और इसके बाद वह किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाया, क्योंकि महक उसके दिल और दिमाग पर जैसे छा गई थी। महक पहली ही नज़र में उसको इतनी भा गई कि अगले कुछ दिनों में उसके और उसकी फैमिली के बारे में विनय सब कुछ पता कर चुका था। महक के घर में उसके मम्मी पापा और वो तीनों बहनें रहती थीं। पापा एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे और मम्मी हाउस वाइफ, और बाकी दोनों बहनें पढ़ती थीं। महक सबसे बड़ी, फिर अदिति, फिर स्वाति थी। महक की महक उस पर ऐसी छाई हुई थी कि बाकी सब भूल गया था वो। विनय रमाकांत वर्मा का इकलौता इकलौता बेटा, लंबा चौड़ा गोरा रंग, हीरो जैसी पर्सनैलिटी, हर लड़की जिसकी दीवानी थी। आज वह खुद किसी के पीछे दीवाना हो रहा था। वह एक आइडियल लड़की थी। गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, गहरी काली आंखें। उसके चेहरे की कशिश में वह खो सा गया। एक हफ्ते बाद वह अर्जुन चौहान, महक के पापा, को सहारा देकर उनके घर में ला रहा था। जैसे ही वे अंदर आए सभी दौड़कर उनके पास आए थे। क्या हुआ पापा आपको? अरे कुछ नहीं भाई, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मैं बिल्कुल सही हूँ। इस नौजवान ने वक्त पर मदद की, वरना वहाँ बाकी लोग सब तो बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। वह महक को देखते हुए बोले। तब महक की नज़र विनय पर गई। वह विनय को देखते ही पहचान गई थी और उसके माथे में बल पड़ गए थे। तो यहाँ रहती है वह? विनय ने चारों तरफ लगभग नज़र घुमाई। यह 4 कमरों का लगभग 150 गज का घर था, जिसमें एक तरफ गुलाब, मोगरा और मोतिये के पौधे लगे थे और उनकी खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। आंगों को आंखों को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आओ बेटा, चाय पी लो। चित्रा जी ने महक को चाय लाते देखकर कहा, जो पति के पास बैठी हुई थी। विनय ने महक पर एक नज़र डाली और तुरंत ही हटा भी ली। लेकिन महक को पूरा डाउट था कि उसके घर तक पहुंचने के लिए ये सब ड्रामा विनय ने ही कराया था। जब तक विनय वहां से निकला, महक के अलावा सभी से घुल मिल चुका था। आखिर विनय की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। पहली मुलाकात में वह किसी को भी दीवाना बना लेता था, लेकिन महक के दिल में उतरना बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली थी विनय के लिए। और आखिर हो भी क्यों ना, नहीं तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब विनय अक्सर उनके घर आने जाने लगा था। महक तो वजह थी ही, लेकिन वहां जाकर उसे अच्छा लगता था। वहां माँ और 2 बहनें हैं जो उसका इंतजार करती हैं, उसकी फिक्र करती हैं। उसकी अपनी खुद की माँ को पार्टियों और पापा को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी।
एक ही घर में रहते हुए भी उनसे मिले हुए भी कई दिन हो जाते थे। इतना सब करके भी वह महक से बात नहीं कर पा रहा था और महक माँ की वजह से चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। विनय की शक्ल देखते ही उसका पारा चढ़ जाता था और वह उसे गुस्से भरी नजरों से देखने के अलावा कुछ और नहीं कर पाती थी। इसकी वजह उसकी माँ थी, जिन्हें एक बेटे की आरज़ू थी जो विनय के रूप में पूरी हो गई थी, क्योंकि वह विनय में अपना बेटा देखती थी। उस दिन भी विनय अर्जुन चौहान के साथ बैठे हुए बात कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा और वह एक्सक्यूज़ करके बात करने चले गया। थोड़ी देर बाद आए और जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर विनय के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन विनय की आंखों से नींद गायब थी। वह बेड पर लेटा-लेटा बस करवटें बदल रहा था। उसे एक पल चैन नहीं था, जब से उसे पता चला था कि महक की सगाई हो चुकी थी और 6 महीने बाद शादी भी हो जाएगी। अब तो बस एक ही रास्ता था कि वह महक से सीधे बात करे, लेकिन कैसे? इसी चक्कर में उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब महक कॉलेज से निकली, तो वह वहीं पोर्शन से टिका उसका इंतजार कर रहा था। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में बात भी हो जाएगी। विनय की आंखें रिक्वेस्ट कर रही थीं, जो बात है यहीं कर लीजिए। यहाँ बहुत ऑड लगेगा। भरोसा कीजिए, मैं आपको सही सलामत घर ड्रॉप कर दूंगा। मेरी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। चलिए, वह कुछ सोचकर बोली। विनय ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला, वह अंदर बैठ गई। कुछ ही मिनटों में कार रोड पर दौड़ रही थी। बताइए, क्या बात है? महक ने सीधे तौर से पूछा। वो वो मुझे ये सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया, महक ने फिर कहा। महक, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। विनय एक गहरी सांस लेकर बोला। तो आखिर आ ही गए अपने मतलब पर। तो अब क्या करोगे? मुझे बदनाम करके मेरी शादी कैंसिल कराओगे? क्या करोगे, बोलो? नहीं महक, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। तुम अगर परमिशन दो तो मैं अंकल से बात करता हूँ। अभी सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारे प्यार के लिए मान जाएंगे वो। मुझे पूरा विश्वास है। विल यू प्लीज शट योर माउथ? क्या मैं कोई शो पीस हूँ कि आपको पसंद आया और ले लिया? प्यार तो दूर की बात, मैं आपको बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। मेरे घर तक पर आना आपका आना मुझे पसंद नहीं है। अपनी ज़िंदगी में तो आपको लाना है। किस गलतफहमी में आप? आपकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां आईं आपको ही याद नहीं होगा, और वो लड़कियां आपकी दौलत पर फिदा थीं, आप पर नहीं। लेकिन मुझे ना आपसे प्यार है ना आपकी दौलत से। मुझे अपने पापा और उनकी इज्जत बहुत प्यारी है। और हाँ, फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना। मुझे यहीं उतार दीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली और जवाब भी दे दिया। इससे ज़्यादा आपको मैं झेल नहीं पाऊंगी। महक, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या कमी है मुझ में? कमी? अरे है ही क्या आपके पास अपना? पैसा आपके पापा का, शक्ल सूरत ऊपर वाले की दी हुई है, कैरेक्टर आपका अच्छा नहीं है, काम आप कुछ करते नहीं हैं और दूसरों की दी हुई चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आप अपना काम निकालते हैं। तो है क्या आप में? ये वो आखिरी शब्द थे जो उसने कहे थे। उस दिन के बाद उसकी बात नहीं हो पाई। जैसे जैसे शादी पास आ रही थी, विनय टूटता जा रहा था। अपनी आंखों के सामने कैसे उसे किसी और का होते देखेगा? जब विनय की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बस वह पापा से कहकर अमेरिका आ गया, यहाँ का बिजनेस संभालने। यहाँ आकर उसे भुलाने के लिए विनय ने खुद को काम में झोंक दिया था, लेकिन उसे भुला नहीं पाया। दिन रात महक उसकी यादों में रहती थी। वह जानता था कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके दिल में वो शान से विराजमान थी। अब कोई लड़की उसके पास भी आती तो उसके सामने महक का चेहरा आ जाता और वह दूर हो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ महक उसके दिल में एक मीठी कसक बनकर महकने लगी थी। जब कभी उसके बारे में पता करने का मन होता तो ख्याल आता कि अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होगी। हो सकता है कोई बेबी भी हो। 3 साल बाद वो वापस आया और ना चाहते हुए भी विनय के कदम महक के घर पहुंच गए थे। लेकिन जब पता चला कि वो लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं और उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो दिल बहुत बेचैन हो गया। और आज 10 दिन बाद दोस्त के यहाँ से लौटते हुए वह दिखाई दी थी। अगले दिन वह उसके घर के सामने था। बेल बजाने के कुछ देर बाद दरवाजा खुला। चित्रा जी एक बार को तो उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर उसे अंदर ले आईं। सोफे पर बैठाते हुए उसके हालचाल पूछने लगी, लेकिन वह परेशान सा उन्हें देख रहा था। माथे की बिंदी, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियां, कुछ भी नहीं था, सब गायब था। ये सब कब हुआ मम्मी? वह खड़ा होते हुए बोला। कुछ पल बाद ही वह फूट फूट कर रो पड़ी थी।
2.5 साल पहले एक हार्ट अटैक ने अर्जुन चौहान की जान ले ली थी और फिर वो लोग उस घर को बेचकर इस छोटे से घर में आ गए थे। फिर वह अदिति और स्वाति के बारे में पूछने लगा। महक के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दिल ने उसे मजबूर कर दिया था तो पूछा। मेरी बच्ची मुरझा गई है। अपने पापा से बहुत प्यार था उसे। फिर राजेश ने भी शादी से मना कर दिया। अब खुद मैं गुम होकर रह गई है। जरूरत भी हो तो भी नहीं बोलती कुछ। सारे गम एक साथ मिले हैं उसे। उनकी आंखों से अनकहा दर्द झलकने लगा था। ओह, तो उसकी शादी नहीं हुई थी। ये सोचते ही उसके चेहरे का तनाव कम हो गया था। शाम को जब वो सब खाना खा रहे थे तो उन्हें विनय के बारे में बताया। महक के खाना खाते हुए हाथ रुक गए। खाने के बाद उसने माँ से कहा कि वे मना कर दें उसे आने के लिए। कैसे मना कर दूं उसे? घर से हाथ पकड़कर निकाल दूं? ये मुझसे नहीं होगा मम्मी। जब सभी ने छोड़ दिया है हमें तो वो भी कहाँ तक साथ देगा? सब मतलबी होते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप क्यों उससे उम्मीद लगा रही हैं? वह भी जख्म देकर जाएगा। वह तमतमाकर कमरे में घुस गई। इधर विनय अपने बेड पर करवटें बदल रहा था। जब से उसे पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई, उसका दिल बस उसे देखना चाहता था। सारी रात यूं ही बीत गई थी। अगले दिन वह उसके सामने था। कैसी हो? ठीक हूँ। नागवारी से महक के माथे पर शिकन पड़ गई। उसने विनय से एक बार भी नहीं पूछा कि वह कैसा है और किचन में चली गई। वह धीरे से मुस्कुराया और चित्रा जी की तरफ मुड़ गया। उनसे बात करते हुए उसने कई बार चोर नजरों से उसे देखा था। वह आज भी उससे दूर थी। अब वह बहुत चुप रहने लगी थी। चेहरे की चमक खो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जीने की चाहत के बिना जिए जा रही है। बस इस वक्त उसे ऐसे देखकर विनय को अपनी आंखें नम होती महसूस हुई। जहां वह बैठा था वहां से किचन साफ नजर आ रहा था। महक के हाथ तेजी से खाना बनाने में लगे थे। बीच में वह दूसरे काम करती जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वह हाथ साफ करते हुए बाहर आई और अदिति से खाना लगाने के लिए बोलकर अंदर चली गई। अदिति और स्वाति ने वहीं सोफे की मेज पर खाना लगा दिया था। खाने में अरहर मसूर की मिक्स दाल, मूली के पत्तों की हरी सब्जी, चावल, रोटी, खीरे का रायता और लाल मिर्च लहसुन की चटनी थी। इस सादे खाने से खाने में उसे मजा आ गया। अमेरिका से लौटने के बाद आज उसे परिवार का साथ मिला था। महक के अलावा सभी ने साथ खाना खाया था। वो हैरान था महक के इतना बदल जाने पर। उसने चित्रा जी से जब भी पूछा वो उसे टाल गई थी। अब वह अक्सर वहां आने लगा था। महक या तो ऑफिस में होती थी या उसे देखकर कमरे में चली जाती थी। वह उससे बात करना चाहता था लेकिन वह उसे मौका नहीं देती थी। उस दिन वह आया तो महक अकेली थी। चित्रा जी बाहर गई थीं, अदिति और स्वाति के साथ। महक, कैसी हो? ठीक हूँ। उसने बिना विनय की ओर देखे जवाब दिया। क्या तुम मुझसे अभी भी इतनी ही नफरत करती हो? जवाब में उसने बस एक नज़र उसे देखा और जाने लगी थी कि विनय ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। प्लीज महक, मुझसे बात तो करो। हाथ छोड़िए मेरा। वह हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। विनय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। महक की आंखों में आंसू देखकर उससे अपने आप ही उसकी कलाई छूट गई थी। वह तेजी से अंदर चली गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। विनय हैरान परेशान था कि उसे क्या हुआ है। वह दरवाजे के पास आया। आई एम सॉरी महक, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई लव यू महक, मुझसे शादी करोगी? आराम से सोचकर जवाब देना। कोई लंबे चौड़े वादे नहीं हैं, बस तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ, लॉक कर लेना। इतना बोलकर वह बाहर निकल गया। महक, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आंखें लाल क्यों हो रही हैं? चित्रा जी ने रात को उसके बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। महक ने उन्हें विनय के प्रपोजल के बारे में बता दिया। तो तुमने क्या सोचा है? मम्मी, आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? एक बार भरोसा करके देखो उस पर। चित्रा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा। भरोसा किया था ना एक बार राजेश पर। इन सब के दावे खोखले होते हैं। जरा सी ठेस लगी और ढह गए। एक बार सह चुकी हूँ मम्मी, अब नहीं सह पाऊंगी। बोलते हुए उसकी आवाज भीग गई थी। सब एक जैसे नहीं होते बेटा।
मेरा दिल कहता है विनय तुझे बहुत खुश रखेगा। एक बार उस नहीं मम्मी, ये सब बेटा बनने का दिखावा करते हैं। जब बेटों की ज़रूरत होती है तो गायब हो जाते हैं। आप उसे कह दीजिए मुझसे दूर रहे। महक का कड़वा लहजा और भी सख्त हो गया था। वह उससे मिलने की बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से वह और भी दूर रहने लगी थी। वह एक बार उसे खो चुका था, इस बार खुद से दूर नहीं होने दे सकता था। ऑफिस से बाहर निकलते ही महक के कदम ठिठक कर रुक गए। विनय उसके सामने था। आओ, मैं घर ही जा रहा हूँ। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। वह साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे बिना नहीं जा सकता अब कहीं भी। विनय की मुस्कुराहट उसे सुलगा गई थी। ये मेरा ऑफिस है, सब देख रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चलो। लोगों की नज़रों ने उसे गाड़ी में बैठने को मजबूर कर दिया था। थैंक्स, आइंदा कभी मुझे बाहर मत मिलिएगा। जो बात है घर में कीजिए। उसकी आवाज़ में दर्द घुला था। सब ठीक है ना महक, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, वो झुंझला गई थी। फिर क्या सोचा तुमने? कुछ देर बाद उसने पूछा। मुझे शादी नहीं करनी है, नफरत है मुझे मर्दों से। हर इंसान राजेश नहीं होता महक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। विनय ने गाड़ी साइड में रोककर उसकी आंखों में देखकर कहा। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजर गए। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। महक आंखें चुरा गई, लेकिन विनय गहरी नजरों से इसे देखता रहा। वाइट सलवार सूट में सिर पर दुपट्टा ढके हुए वह नजरें झुकाए बैठी थी। गेहुआ रंग की बड़ी बड़ी काली आंखों पर पलकों की झालर खड़ी खड़ी नाक, गुलाबी होंठ, वह बहुत दिलकश लग रही थी। उसकी नज़रों की तपिश से वह घबरा गई थी। हाँ, आप ऐसे नहीं, ये मुझे यहीं उतार दीजिए। उसने कहकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वह लॉक था। विनय उसे आराम से देख रहा था। उसने पलकें उठाकर विनय को देखा, जो बड़े आराम से उसे निहार रहा था। वह घबरा गई। बड़ी बड़ी आंखें डर और घबराहट से और बड़ी हो गईं। आप प्लीज़ मुझे यहीं उतार दीजिए। उसकी आवाज़ में खौफ था। क्या हुआ? क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। विनय ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका ठंडा हाथ पसीने से भीगा हुआ था, जिसे वह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मेरा हाथ। वह बिफर गई थी। विनय ने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिया था और गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझ रही थी कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। विनय ने घर के पास गाड़ी रोकते हुए कहा। मुझे भरोसा नहीं, उतर कर कहते हुए वह तेजी से अंदर चली गई। वह कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर गाड़ी बढ़ाकर ले गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विनय को कैसे इस घर से दूर करे। उसे डर लगने लगा था। वह आज भी प्यार करता था उससे। यह बात महक मान ही नहीं पा रही थी। उसे देखकर वह सुलग उठती थी। मम्मी उसे बेटा कहती ही नहीं थी, मानती भी थी। उसकी सच्चाई पर वह यकीन नहीं करना चाहती थी। कल जब वह उसके साथ आ रही थी तो उसके इरादे गलत समझकर नहीं, बल्कि उसकी सच बोलती आंखों से डर गई थी वह। अपने आप को छुपा लेना चाहती थी वह। और विनय उसे सभी पर्दे हटाकर पा लेना चाहता था। उसे लगा था कि अब वह नहीं आएगा, लेकिन अगले ही दिन शाम को वह फिर से घर में मम्मी के साथ बैठा हुआ था। महक होंठ भींचती हुई अदिति का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई थी। तुझे क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? कुत्ते थे, भौंक कर चले जाते, क्यों बोल रही थी? महक आज हाफ डे में घर आ रही थी जब उसने अदिति को दो लड़कों को डांटते हुए देखा था गली में, और वह उन्हें डांट रही थी। लेकिन दीदी, वो लड़की हमारे साथ थी, उसे छेड़ रहे थे वो लोग। तुझे नहीं कहा था ना कुछ? वो खुद क्यों नहीं बोली? कुछ हो जाता तो? वो चले गए थे दीदी, और जरूरी तो नहीं जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी होता। अदिति, महक चिल्ला पड़ी थी और हाथ हवा में उठ गया था मारने के लिए, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। लेकिन आंखें आंसुओं से भर गई थीं। तुम भी तो यही करती थी। इसे क्यों डांट रही हो फिर? और कुछ नहीं होगा इसे, इसका भाई है यहाँ। विनय ने अंदर कदम बढ़ाते हुए कहा। और ये भाई तब कहाँ था जब जब आगे बोल ही नहीं पाई महक। गला रुंध गया था उसका। वह मुंह फेरकर खड़ी हो गई थी। क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं भाई, आप आइए। अदिति विनय का हाथ पकड़कर बाहर ले आई थी। अरे लेकिन महक को हुआ क्या है? कैसी बातें कर रही है ये? ऐसी तो नहीं है महक। नहीं,
कुछ नहीं भाई, दीदी थोड़ा अपसेट है। अदिति उसे वापस मम्मी के पास ले आई थी। चित्रा जी अपनी भीगी आंखें पल्लू से साफ कर रही थीं। आप क्यों रो रही हैं मम्मी? विनय ने चित्रा जी को गले लगा लिया था। इसके बाद से महक की यही हालत है। मैं क्या करूं? वो रोते हुए बोली। आप शादी कर दो इनकी। काश राजेश ने मना ना किया होता तो आज अपनी गृहस्थी संभाल रही होती। मम्मी, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। मैं महक को बहुत खुश रखूंगा। विनय ने झिझकते हुए उनसे कहा था। मुझे तो बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे, लेकिन महक वो नहीं मानेगी। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं बात करूं महक से। उसने परमिशन लेकर वह उसके कमरे में आया तो देखा कि वह खामोशी से बेड पर बैठकर आंसू बहा रही है। महक, उसके पुकारते ही वह खड़ी हो गई थी और आंखें रगड़ डाली थी। शादी की डेट क्या रखनी है? यही पूछने आया था। क्या बकवास है ये? मैंने मम्मी से बात कर ली है और उनकी हाँ है, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों? आज मैं इस बात का सही जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा महक। या तो तुम हाँ करोगी या एक सॉलिड रीजन बताओगी मना करने का। उसका लहजा मजबूत था। महक काफी देर चुप खड़ी रही थी। उसको मुझसे शादी करनी है ना? आपको मुझसे शादी करनी है ना तो मेरी एक शर्त है। उसने उसकी तरफ देखा। मैं एक क्या 1000 शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। विनय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपको राजेश से मिलना है और उससे सिर्फ इतना पूछना है कि उसने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया। क्या बकवास है ये? राजेश से क्यों जानना है मैंने? मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने क्यों किया ऐसा। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि जानना जरूरी है तो तुम बताओ मुझे, कोई और क्यों? आपको जो समझना है समझते रहें, लेकिन मेरी शर्त यही है। मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो ठीक है, सुनो। मैं राजेश के पास अभी नहीं जाऊंगा और शादी तुमसे ही करूंगा। तैयारी कर लो। वह पहली बार सख्ती से बोलकर गया था। वह उसे देखती रह गई। उस दिन घर आई तो घर पर ताला लगा था। मम्मी तो घर पर ही रहती हैं। अदिति स्वाति को भी घर पर ही होना चाहिए था। ये सोचते हुए उसने पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर आ गई। पानी पीकर बैठी ही थी कि डोरबेल की आवाज पर उठी और दरवाजा खोला। सामने ही अदिति और स्वाति विनय के साथ मम्मी को लिए खड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ मम्मी को? वह लपक कर उनके पास पहुंची थी। वह उसकी बात अनसुनी कर उन्हें अंदर ले आया था। दीदी, मम्मी का बीपी शूट कर गया था। आपको फोन किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया तो अदिति दीदी ने विनय भैया को फोन करके बुलाया। मम्मी को टेंशन से दूर रखने के लिए कहा है डॉक्टर ने। विनय भैया टाइम पर ले गए मम्मी को, वरना हार्ट अटैक के चांसेस थे। स्वाति से यह सुनकर वह सन्न रह गई। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो क्या करेगी वो? विनय उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखा और उसके पास आया। चित्रा जी अंदर इंजेक्शन के असर से सो रही थी। संभालो खुद को। मम्मी की बिल्कुल टेंशन मत करना। उन्हें आराम की और मेंटली सुकून की ज़रूरत है। उनके सामने खुश रहा करो। तुमने ही अपने पापा को नहीं खोया, उन्होंने भी अपने सुहाग को खोया है। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। आज पहली बार वह सर झुकाए विनय की बात सुन रही थी। विनय जा चुका था। अदिति और स्वाति खाना खाकर सो चुकी थी। वह मम्मी के पास बैठी थी, आंखें नम थीं। महक, मैं अपनी आंखों से तेरा घर बसता देखना चाहती हूँ बेटा। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो सब कुछ जानती हैं। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं कर पाएगा कोई। बेबसी से कहते हुए वह उनके बालों में उंगलियां फेर रही थी। तेरे गम मुझे जीने नहीं देगा तेरा। ओ मम्मी, आप ऐसे तो ना कहिए। आप मेरे लिए परेशान मत हो। कैसे ना हूँ परेशान? दो बेटियां और हैं मेरी। तेरी शादी नहीं हुई तो उनका क्या होगा? तू विनय के लिए मान जा। मेरा दिल कहता है वह बहुत ख्याल रखेगा तेरा। मम्मी, तुझे मेरी कसम है महक, मान जा। ठीक है मम्मी। उसने सर झुकाते हुए सारे आंसू अपने अंदर उतार लिए। जब चित्रा जी ने उसे बताया कि महक मान गई है तो उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। महक से बात करना चाहता था तो अदिति के मोबाइल से उसका नंबर चोरी किया। जी, मम्मी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप बस महक, और कुछ नहीं जानना मुझे। तुम ये शादी मम्मी के लिए कर रही हो? माफ कीजिए, लेकिन इसके अलावा अभी तो और कोई रीजन नहीं है।
लेकिन आपको वह बात बतानी बहुत ज़रूरी है। फिर आप मना करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, अब और कोई बात नहीं, बस अब शादी के बाद ही बात करेंगे। अरे लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही विनय ने फ़ोन काट दिया था। एक बार मेरी लाइफ में आ जाओ, फिर कोई बहाना नहीं होगा तुम्हारे पास। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन हवा में उछाल कर कैच किया था। अब उसे अपने मॉम डैड से भी बात करनी थी और उन्हें मनाना भी टेढ़ी खीर था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए विनय को अल्टीमेटम में भी दे दिया था कि या तो उनकी पसंद से शादी कर ले या फिर उस घर से चला जाए। और विनय ने घर छोड़ने में एक पल नहीं लगाया। डैड को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वे गुस्से से तिलमिला गए थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन 2 टके की लड़कियों को। अदाएं दिखाकर अमीर लड़कों को फंसाती हैं। डैड प्लीज, आप नहीं जानते, वो ऐसी नहीं हैं। आप मान जाइए डैड, आप जानते हैं मुझे। क्या मेरी पसंद को पर भरोसा नहीं आपको? नहीं विनय, वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ। अब जाऊंगा तो उसके साथ, वरना नहीं। अब आऊँगा तो उसके साथ, वरना नहीं। और वह निकल गया। 4 दिन हो गए थे उसे मनोज के साथ। वहीं से वह अपने खुद के ऑफिस जाता था। ये उसकी अपनी कंपनी थी। आज भी वह ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि डैड का ड्राइवर उसे एक लिफाफा दे गया था कि वह बड़े साहब ने भिजवाया है। अभी उसने वह लिफाफा खोला भी नहीं था कि उसका मोबाइल बज उठा। डैड का फ़ोन था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि बेटे से दूर नहीं रह पाए और फ़ोन उठा लिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विनय। लड़कियों की कमी पड़ गई है क्या तुम्हें दुनिया में? तुम्हें यही लड़की मिली? डैड प्लीज, जो भी बोलेंगे ये सोचकर बोलिएगा कि आप अपनी होने वाली बहू के बारे में पता बात कर रहे हैं। बहू? माय फुट। इतनी गिरी हुई लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। उससे कहीं अच्छी तो कॉल कर डैड। उसने चिल्लाकर पूरी ताकत से फोन फर्श पर दे मारा। मोबाइल टुकड़ों में बदल गया। जिसे मैंने कभी मैली नज़र से देखा तक नहीं, उसके बारे में इतनी गंदी बात बोली कैसी उन्होंने? मनोज उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। काम डाउन विनय, डैड हैं तुम्हारे, इग्नोर करो। अरे ये क्या रखा है यहाँ? मनोज ने लिफाफा उठाकर विनय को दिया। आर यू ओके? अब विनय ने लिफाफा ले लिया। मनोज बाहर निकल गया था। विनय ने लिफाफा खोला तो उसमें से कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स नीचे गिर गईं। उसने वो कटिंग्स उठा ली। लड़की की दिन दहाड़े किडनैपिंग। हेडलाइन पर उसकी नज़र गई। एक सरकारी महकमे के क्लर्क की बेटी को कॉलेज से आते हुए अनजान लोगों ने किडनैप कर लिया। किडनैप की हुई लड़की की वापसी। चौथे दिन लड़की को अधमरी हालत में घर के सामने फेंका। लड़की की वापसी के साथ बाप की मौत। लड़की और उसके परिवार का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद वह समझ गया था कि ये सब किसके बारे में है। अब महक का बदला रूप उसे समझ में आ रहा था। अदिति को डांटना, चुप रहना, आंखों में आंसू आ जाना, लोगों के देखने पर उसकी कार में बैठ जाना, हाथ पकड़ने पर चिल्ला पड़ना, राजेश से मिलने की शर्त रखना और भी जाने क्या क्या उसकी आंखों के सामने घूम गया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो खुद को बार बार झुठला रहा था कि तभी उसे याद आया कि वह उसे आज भी कुछ बताना चाहती थी। उसने झुककर अपने टूटे हुए मोबाइल से सिम निकाला और बाहर निकल गया। सर दर्द से फट रहा था। चेहरे के साथ आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। वह हॉट भींचे हुए ड्राइव कर रहा था। कुछ ही मिनटों में वह उसके घर के अंदर था। इस समय वह चित्रा जी के सामने सर झुकाए बैठा था। मेरी महक का कोई कसूर नहीं है इसमें। उसने तो बस अपने दोस्त को बचाने के लिए। वह रो रही थी। इस समय घर पर बस वही दोनों थे। उस दिन उसका लास्ट पेपर था और अगले दिन उसकी हल्दी की रस्म थी, लेकिन उसे खून से लाल कर दिया। चौथे दिन सुबह 4 बजे दरवाजे पर फेंक गए थे। इधर उसे आईसीयू में एडमिट कराया और उधर उसके पापा अपना सीना पकड़कर बैठते चले गए। अपने पापा को आखिरी बार भी नहीं देख पाई वो। वह रोती रही। लेकिन उसकी किस्मत की घर वापस आने पर आस पड़ोस नाते रिश्तेदार सबने उसका जीना मुश्किल कर दिया। राजेश ने सगाई की अंगूठी वापस भेज दी। रोज घर के बाहर गंदी गालियां लिखी मिलने लगीं। जिन लोगों के लिए दुनिया से लड़ती थी, उन्होंने ही उसे समाज से बेदखल कर दिया। आज तक खुद को अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मानती है। उनके ऑफिस में उनकी जगह काम कर रही है, लेकिन गूंगी बहरी बनकर। सबकी नज़रों में हकारत और हवस है। उस दिन के बाद से हर रोज उसका रेप हुआ है। किसी ने नज़रों से किया तो किसी ने शब्दों से। विनय ने उन्हें गले से लगा लिया। पुलिस ने क्या किया?
पुलिस ने पैसे खाए और मेरी बच्ची से ऐसे सवाल किए जैसे वही अपराधी हो। कुछ समय बाद साक्ष्यों के अभाव में केस बंद कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें साफ की। विनय उन्हें कोई सांत्वना नहीं दे पाया था। आज 19 दिन गुजर गए थे। विनय का कुछ पता नहीं था। मम्मी की नज़रों का इंतजार दम तोड़ रहा था। तो क्या सच में महक की जिंदगी रेगिस्तान की तरह ही रहेगी, जहाँ प्यार की एक बूंद भी नहीं होगी? विनय का भी क्या कसूर? इस सच के साथ कैसे अपना पाएगा वह उसे? काश सब कुछ ठीक हो सकता। उन्होंने महक को देखते हुए सोचा। दिल से एक आह सी निकल गई। महक उनके दिल की हालत से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि मम्मी के जीवन में बेटे की कमी को विनय ने ही दूर किया था, और आज वह बेटा उसके कारण उनसे दूर हो गया है। और एक और अपराध भाव से वह दब गई थी। मम्मी ने उसे बता दिया था कि विनय को सच्चाई का पता चल गया है। वह तो पहले ही जानती थी कि यही होगा, इसीलिए खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करती थी। उसे तो इन प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर से ही भरोसा नहीं रह गया था। राजेश से कभी कहा नहीं था उसने कि वह उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके लिए वह अलग महसूस करती थी। राजेश ने उसे कई बार अपने प्यार का यकीन दिलाया था, उसे कभी न छोड़ने के वादे किए थे, और जब उन वादों उन कसमों को परखने की बारी आई थी तो अंगूठी वापस लौटा दी थी। उसी दिन प्यार की हकीकत खुली थी उसके सामने। वह एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था, और जब विनय ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। मम्मी, बहुत दिन हो गए विनय भैया नहीं आए, फोन करूं उन्हें, पता नहीं कहाँ रहने लगे हैं, अदिति ने मम्मी से पूछा और फोन की ओर चली। नहीं अदिति, वह बिजी है, उसे डिस्टर्ब मत करो, जब फ्री होगा तब आ जाएगा। उन्होंने अदिति को रोक दिया था और फिर 2 दिन बाद वह आया था। महक किचन में थी। अदिति और स्वाति तेजी से उसके पास आई थीं। आप कहाँ थे इतने दिन से? पता है कितना याद किया आपको। अदिति और स्वाति दोनों विनय से रूठी हुई थी। उनका निश्चल प्यार विनय के होठों पर मुस्कान ले आया था। वह उनसे मिलने के बाद चित्रा जी की ओर बढ़ गया था, जो दवाई खाकर लेटी थी। विनय उनके पैरों की तरफ बैठ गया, जबकि महक बस ये सोच रही थी कि वह क्यों आया है अब यहाँ। थोड़ी देर में उनकी आंख खुली तो विनय को बैठा हुआ पाया। थोड़ी देर विनय से बात करने के बाद वह महक के पास चली गई। खुशी उनकी आंखों से छलक पड़ रही थी। महक को उन्होंने बताया कि विनय उससे कोर्ट कोर्ट मैरिज करना चाहता है। लेकिन मम्मी, अब भी क्यों? वह असमंजस में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। तू अपने ये डॉक्यूमेंट्स दे दे और इस एप्लीकेशन पर साइन कर दे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और एप्लीकेशन उसके महक के हाथ में पकड़ा दी और कमरे में चली गई, जहां दोनों बहनों ने विनय को घेरा हुआ था। और महक उनके खुशी से चमकते चेहरे को देखकर कुछ नहीं कह पाई। 1 महीना हो गया था आज उसे इस घर से विदा होना था। शाम 4 बजे का टाइम था। किस्मत ने उसके लिए क्या सोचा था, इससे परेशान थी वह। कैसे उससे नजरें मिला पाएगी, सोचकर सर फटा जा रहा था। उसने ग्रीन ब्लाउज के साथ ग्रीन बॉर्डर की रेड कलर की साड़ी पहनी थी। स्वाति ने उसका लाइट मेकअप किया था। रेड कलर की लिपस्टिक और ग्रीन ईयर रिंग्स में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। 3:30 बजे के लगभग वे लोग रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। विनय पहले से ही मनोज और उसकी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। शादी हो चुकी थी। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, लेकिन विनय की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। विनय ने शादी से पहले ही एक फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था। हालांकि मनोज बहुत नाराज हुआ था। सभी लोगों ने रात का खाना मनोज के यहाँ खाया, और फिर मम्मी और अदिति स्वाति को घर छोड़ते हुए वह महक को लेकर फ्लैट पर आया था। बेडरूम में आने तक महक का दिल अनजाने डर से धड़कने का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। इस शादी का अंजाम क्या होगा, और उससे भी बढ़कर वह खुद को आज तक उसका बनने के लिए तैयार नहीं कर पाई थी। रिलैक्स महक, उधर वॉशरूम है, इधर कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज करके सो जाओ। मैं पास वाले रूम में हूँ। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना। विनय उस रूम की चाबी देकर बाहर निकल गया था, और महक हैरानी से उसे देखती रह गई थी। विनय की आंख खुली तो 8 बजने वाले थे। बाहर आया तो देखा कि महक किचन में है। महक ने आहट पर पलट कर देखा तो वह दोनों हाथ बांधे किचन के दरवाजे पर खड़ा था। आंखों से आंखें टकराईं और उसने जल्दी से पलकें झुका लीं। विनय के होंठ अपने आप ही मुस्कुरा दिए। वह प्याजी कलर की साड़ी पहने हुई थी, बालों को सलीके से जूड़ा बनाया हुआ था, आंखों में काजल और होठों पर साड़ी के हम रंग लिपस्टिक थी।
माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। वह बस उसे देखे जा रहा था और विनय की नज़रों की तपिश से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। महक, रेडी हो जाओ, जाना है तुम्हें ऑफिस छोड़ते हुए। मैं उधर से ही ऑफिस निकल जाऊंगा। ऑफिस? हाँ, क्यों नहीं जाना है क्या? विनय उसके पास आया। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम तक जॉब कंटिन्यू करो, बाद में जैसा तुम्हारा मन हो। जी, महक धीरे से बोली। वह थोड़ी देर में तैयार होकर आया तो नाश्ता लग चुका था। आलू के पराठे विनय को बहुत पसंद थे। अरे, तुम खा रही हो या सूंघ रही हो? खाओ, बहुत अच्छे बने हैं, विनय खाते हुए महक से बोला। तुम तैयार हो? हाँ, बस थोड़ा किचन साफ करना है। नहीं, मेड कर जाएगी, तुम नीचे आ जाओ, मैं कार निकालता हूँ। महक ने अपना टिफिन हैंडबैग में रखा और उसका टिफिन लेकर नीचे आ गई। आपका लंच है। ओह, थैंक्स, विनय मुस्कुराया। ऑफिस के पहुंचने पर उसने लोगों की हैरत भरी निगाहें देखी थीं। दिखावे के लिए उसे विश भी किया, लेकिन पूरे दिन में कई आवाजें सुनाई दी उसे। ऐसी लड़कियों की भी शादी हो जाती है? अरे सच में यार, बिना कुछ बताए कर दी होगी। जब पता चलेगा लड़के को तो छोड़ देगा। वैसे कुछ भी कहो, माल तो मस्त है। और फिर ठहाके गूंजते। वहीं कुछ लोग खुश भी थे। शाम को बाहर निकली तो विनय खड़ा था। आप यहाँ? आप मुझे लेने क्यों आए हैं? मैं खुद चली जाती। क्यों, मेरे साथ चलना पसंद नहीं है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आई नो, मजाक कर रहा था। चलो, मम्मी से मिलने जाना है। वह हल्का सा हंसा। फिर वो दोनों फिर से महक के घर की ओर निकल गए। जब महक ने मम्मी को देखा तो लगा जैसे वह दोबारा जी उठी हैं। वह भी मुस्कुरा कर अपने खुश होने का यकीन दिला आई थी उन्हें। विनय उसका बहुत ध्यान रखता था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अब महक का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। अब वह ऑफिस में बकवास करने वालों से डरती नहीं थी। उनकी नज़रों से छुपती नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब देती थी। बोलने वालों के मुंह बंद हो चुके थे और घूरने वालों की नजरें नीची। आज भी विनय दूसरा रूम यूज करता था। विनय ने कभी उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब महक भी उसकी दिल से इज्जत करने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वह उससे बात नहीं करता था। वह उसकी किचन में हेल्प करा देता था। दोनों साथ में टीवी देखते, शॉपिंग जाते, अक्सर घर भी हो आते थे। लेकिन जब भी महक ने उसके मॉम डैड से मिलने के लिए कहा, उसने सख्ती से मना कर दिया था। महक की वजह पूछने की उसकी हिम्मत कभी नहीं हुई। उस दिन वह बालकनी में बैठे हुए आसमान में देखते हुए सोच में डूबी हुई थी। इतने गहरी कि विनय उसके पास आकर बैठ गया और उसे पता ही नहीं चला। क्या सोच रही हो? हम्म। आप कब आए? पता ही नहीं चला। क्या सोच रही थी ऊपर देखते हुए? कुछ नहीं, बस चांद को देख रही थी। कितना खूबसूरत है। उससे भी ज्यादा खूबसूरत तो मेरा चांद है। उसमें तो दाग है, लेकिन मेरे चांद में कोई दाग नहीं। महक ने सफेद पड़ते चेहरे के साथ उसे देखा। वह उसी की आंखों में देख रहा था। वह उठकर जाने लगी, लेकिन विनय ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। वह इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचानक से उसके सीने से आ लगी और उसने अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में उसे ले लिया। ये क्या? उम, आज तुम मेरी बात सुनो। वह बाहों का घेरा और तंग करते हुए बोला। जो गुजर गया उस वक्त में रहना छोड़ दो। क्या तुम्हारा वजूद बस उन 3 दिनों में सिमटा है? उसकी आगे देखो। जिंदगी इतनी खूबसूरत है और तुम उसे जीने के बजाय सिर्फ गुजार रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर नहीं भी होता तो भी भगवान की दी हुई इस नेमत को ऐसे तो जाया ना करो। उसने विनय की आंखों में देखा, जहां सिर्फ मोहब्बत थी, ना कोई सवाल, ना ही कुछ जानने की चाहत। आप कुछ बोलने से पहले ही एहसास हुआ कि वह बालकनी में उसके इतने करीब खड़ी है। वह शर्म से सुर्ख होती हुई फिर से उससे छूटने की कोशिश करने लगी। प्लीज, कोई देखेगा तो देखने दो। कोई डर है क्या? भाई, अपनी लीगल वाइफ के साथ हूँ। वह महक की बौखलाहट से मजे ले रहा था। ये आपको क्या हो गया है आज? छोड़िए मुझे। वह कह तो गई और विनय ने उसे छोड़ भी दिया, लेकिन दिल में कुछ हो रहा था। आई एम सॉरी, अचानक मुंह से निकल गया। वह शर्मिंदा सी बोली। यही तो चाहता हूँ मैं, कि तुम ऐसे ही बोलो। वह हंसते हुए बोला। सुरमई शाम ने आंचल फैलाना शुरू कर दिया था। आसमान में परवाज करते परिंदे अपने घर लौट रहे थे। हल्का गुलाबीपन लिए मौसम बहुत खूबसूरत हो चला था। आज उसे विनय के साथ जाना था। विनय के कहने पर ही उसने मैरून ब्लैक बॉर्डर की साड़ी पहनी थी।
ब्लैक सैंडल पहनकर उसने एक नज़र खुद पर डाली और फिर बाहर आ गई। विनय ने उसे देखा। वह बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। उसकी नज़रों में तारीफ थी, लेकिन बिना कुछ बोले वह उसके साथ कार में बाहर निकल आया। महक, आज मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलाने ले जा रहा हूँ। रियली? वह खुशी से बोली। हाँ, मगर वे दोनों तुमसे बहुत नाराज हैं, हमसे। और उन्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में भी पता है। मैं उन्हें वह बता नहीं पा रहा था। इट्स ओके विनय जी, उसने आत्मीयता से विनय से कहा। मैं समझती हूँ, आप फिक्र ना करें, उनका हक है, वो जो चाहे कह सकते हैं। ओह, थैंक्स महक। और हाँ, तुम मेरा नाम बिना जी के भी ले सकती हो। वह रिलैक्स होकर मुस्कुराया। थोड़ी देर में कार एक बड़े से बंगले के सामने थी। वॉचमैन ने विनय को देखते ही गेट खोल दिया था। पोर्च में कार खड़ी करके वह उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला था कि ये तुम्हारा ससुराल है। वह झिझकते हुए उसके साथ अंदर आ गई थी। ऐसे घर उसने मूवीज में ही देखे थे। सामने सोफे पर एक आदमी पूरी ठसक से विराजमान था। उम्र कोई 50-55 के आसपास रही होगी। नेवी ब्लू कलर के सूट में उनके चेहरे पर इस उम्र में भी चमक थी। बालों में हल्की सफेदी चमक रही थी। बाएं हाथ में वॉच पहने वह बहुत गंभीरता से बैठे थे। उनके साथ तकरीबन उन्हीं की हम उम्र औरत बैठी थी। ब्लैक साड़ी उन पर जच रही थी। विनय को देख वो दोनों बेताबी से उसकी ओर बढ़े थे। अपनी मॉम से इतने दिन कौन नाराज रहता है। वह विनय के गले लग गई। आंखों से आंसू बह निकले थे। डैड ने भी बिना किसी शिकायत के नम आंखों से उसे गले लगाया था। उसने जब उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, तो बस सर पर बमुश्किल हाथ रखा था। शायद वे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बस विनय, बहुत हो गया, अब घर वापस आ जाओ, डैड ने विनय को कहा। उनका लहजा सख्त जरूर था, लेकिन महक को उसमें छुपी इल्तिजा दुखी कर गई थी। हाँ विनय, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, आ जाओ अब। ये 6 महीने मर मर के गुजारे हैं हमने। मॉम तो रो ही पड़ी थी। मॉम प्लीज संभालिए खुद को। महक अब मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। उसके बगैर मैं आ नहीं सकता। और डैड, महक को, क्या बाप अब बेटे को कुछ कह भी नहीं सकता? हमारे भी अरमान थे, कुछ हम तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने ऐसे शादी की कि कुछ कर ही नहीं पाए। अब चुपचाप अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ जाओ। मैं कल फोन करता हूँ डैड, अभी निकलता हूँ। उसे महक से ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था, और वह बात को और बिगाड़ना नहीं चाहता था। आपको वहीं रहना चाहिए। मुझे कभी बताया नहीं आपने कि मेरे कारण आप दूर हैं उनसे। उनकी बात गलत नहीं है। वो अपनी पसंद और स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी शादी चाहते थे, और जब आपने मेरी वजह से मना कर दिया तो उनकी नाराजगी तो बनती है। मेरे बारे में आपको उन्हीं से पता चला था ना? आखिरी लाइन अटकते हुए बोली। विनय ने उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। क्यों? आप वहाँ नहीं नहीं रहेंगे क्या? वह मुस्कुरा दी। ठीक है, अपना जरूरी सामान पैक कर लेना, कल शाम चलेंगे। स्काई ब्लू कलर की दीवारों के साथ भारी ब्लू कलर के पर्दे थे। फर्श पर मोटा ब्लू कालीन था। एक साइड में किंग साइज बेड था, जिसके पास साइड टेबल्स थी। वहीं कमरे में दूसरी तरफ स्टाइलिश 4 कुर्सियों के साथ ग्लास टेबल थी। बेड के पास कबर्ड और उनके पास ड्रेसिंग थी। अटैच्ड वॉशरूम था। आज रात पहली बार दोनों एक कमरे में थे। इस महलनुमा घर में आते वक्त ये तो सोचा ही नहीं था कि घर चाहे जितना बड़ा हो, पति पत्नी के लिए कमरा एक ही होगा। महक ने डिसाइड किया कि वह नीचे सो जाएगी, लेकिन कंबल भी एक ही था। काफी देर हो गई, अब सो जाओ, विनय ने टॉवल से चेहरा साफ करते हुए कहा। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि मैं नीचे सो जाती हूँ। उसने विनय की ओर देखा। नीचे? लेकिन क्यों? हम दोनों आराम से इस बेड पर सो सकते हैं। फिर हम दोनों, महक का डर छुपाने के बावजूद उसकी आवाज से झलक रहा था। हाँ, आओ। नहीं, हम, वह ना मैं सर हिलाते हुए पीछे हट गई। विनय ने उसकी ओर देखा और उसके पास चला आया। क्यों? हम दोनों एक साथ एक बेड पर एक ब्लैंकेट में क्यों नहीं सो सकते? उसने उसे कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया था। महक ने उसकी ओर नजरें उठाईं। ग्रे लोअर टी शर्ट में वह उसके काफी करीब था। लंबा कद, सुर्ख सफेद रंग, डार्क ब्राउन ब्लैकिश बाल, कसरती जिस्म। वह सच में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था।
वह जल्दी से नजरें चुरा गई थी। ये कैसी नजर थी कि वह बंद कर रह गई थी, या आज ही उसने इतने गौर से देखा था? वह सोचते हुए अनजाने में अपना होंठ काटने लगी थी। तभी उसे एहसास हुआ था कि वह उसकी बाहों के घेरे में आ चुकी है। ये आप क्या कर रहे हैं? वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली। विनय उसके और करीब आ रहा था, जैसे वह उसकी बात सुन ही ना रहा हो। उसका गला सूखने लगा। माथे पर इतनी ठंडक में भी पसीना चमकने लगा। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विनय नीचे झुका तो डर से उसने आंखें बंद कर ली थीं। अगले ही लम्हे वह उसको गले लगा चुका था। उसने उसे बेड पर लिटा दिया था। उसने आंखें खोली तो वह उसे ही देखे जा रहा था। इतना डर क्यों महक? मैं कभी तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। हम एक साथ एक बेड और एक बिस्तर में भी इस फासले को बरकरार रख सकते हैं। इतना भरोसा तो तुम्हें मुझ पर करना होगा। वह कहते हुए उठ गया था। महक की आंखें भर आई थीं। जाने कैसा एहसास था? उस पर शक कैसे किया? ये क्या हो रहा था उसे? कहीं ये प्यार? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। उसने खुद को झुठलाया। उसकी ओर देखा तो वह सो चुका था। वह कुछ देर उसे देखती रही, फिर नम आंखों से करवट बदल कर लेट गई। आज महसूस हुआ था जैसे कोई चीज छिन गई है उससे। सुबह बड़ी खूबसूरत सी थी, वह बहुत जल्दी उठ गई। नहाकर पूजा करने के बाद वह बाहर लॉन में आ गई थी। सुबह के सूरज की हल्की हल्की सी लाली आसमान में फैली हुई थी। साइड में लगे मोगरा, चमेली और गुलाब के फूलों की खुशबू से लॉन का वह हिस्सा महक रहा था। पपीते और अनार के पेड़ हवा में झूम रहे थे। उसे अपने पुराने घर की याद आ गई। ओह पापा, आपके साथ गुजारे लम्हे उसी घर में रह गए। काश आप साथ होते, हमारा वही घर होता। वह दबी दबी सी आवाज में जैसे खुद से ही बात कर रही थी। गहरी सांस लेकर वह पलटी तो उससे जा टकराई। आप कब उठे? थोड़ी देर पहले। उसकी दिल फरेब मुस्कुराहट उसे स्मार्ट बना रही थी। वो कल के लिए आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। रियली सॉरी। वह शर्मिंदा सी सर झुकाकर बोली। तो ठीक है, एक शर्त पर माफी मिलेगी। वो क्या? वक्त आने पर बताऊंगा, बस याद रखना, बिना कुछ पूछे मेरी बात माननी होगी। ठीक है। वह धीरे से मुस्कुरा दी। नाश्ते में टेबल भरी हुई थी। टोस्ट, ऑमलेट, बॉयल्ड एग्स, फ्रूट्स जूस, दूध और भी काफ़ी कुछ था, लेकिन चाय नहीं थी। उसने जूस लिया था। मॉम विनय को बार बार कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। कुछ देर बाद डैड ने महक पर नज़र डाली। महक, अब तुम्हें ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम हैं। डैड ने जैसे हुक्म दिया था। विनय ने महक की ओर देखा। डैड, जॉब करना या ना करना महक का डिसीजन है, और आप उसे उसका डिसीजन खुद लेने दीजिए। विनय ने कहा तो महक ने चैन की सांस ली थी। क्या अच्छा लगता है कि हमारे घर? वे कुछ कहते उससे पहले ही मॉम ने उन्हें रोक दिया था। महक ऑफिस चली गई थी, लेकिन काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शाम को निकली तो विनय वेट कर रहा था। दोनों घर पहुंचे तो मॉम विनय को देखकर खिल उठी। सच है, औलाद की जुदाई माँ बाप को तोड़ देती है। विनय के बिना यह घर उन्हें काटने को दौड़ता था। अब इस घर की जान वापस आई थी। उसके लिए उन्होंने महक को घर में तो जगह दे दी थी, लेकिन दिल से उसे नहीं अपना पाए थे। वह उन्हें याद दिलाती थी कि विनय उसके लिए ही उनके घर को छोड़कर गया था। सुखराम, आज खाना बहुत अच्छा बना था। डैड ने डिनर के बाद नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। जी जी साहब, आज हमने नहीं, छोटी मैम साहब ने खाना बनाया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि चुपचाप अंदर चले गए। आज 5वां दिन था। महक घर पर ही थी। पूछने पर पता चला कि उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आजकल वह घर पर रहती और घर के काम उसने अपने हाथ में ले लिए थे। खाना बनाने का काम वह खुद करती थी। इसके अलावा घर की साफ सफाई, लॉन की देखभाल उसी की देखरेख में होने लगी थी। मॉम ने उसे मना भी किया था कि घर में हर काम के लिए नौकर हैं, लेकिन वह उनका काम देख चुकी थी, इसलिए मुस्कुराकर बस यही कहा कि मुझे अच्छा लगता है कुछ करते रहना। खाली बैठने से टाइम पास नहीं होता। विनय और उसके बीच की दूरियां कम हो रही थीं।
वह मॉम डैड का प्यार पाना चाहती थी। अपने पापा को शायद उनमें ढूंढ रही थी। आज भी उसका दिल रोता था कि पापा की मौत की जिम्मेदार कहीं न कहीं वह खुद है। वह डैड की हर चीज का ध्यान रखती थी। उनका नाश्ता, खाना, कपड़े, शाम उनके और विनय के आने से पहले स्नैक्स तैयार करना उसे अच्छा लगता था। पापा तो उसकी तारीफ करते थे, लेकिन विनय के अलावा कोई और कुछ भी नहीं बोलता था। फिर भी वह खुश थी। विनय और महक का साथ में कहीं बाहर जाना मॉम को अच्छा नहीं लगता था। महक भी मॉम के सामने विनय से थोड़ा दूर ही रहती थी, लेकिन अकेले में महक उससे कतराती नहीं थी अब। आज भी वे दोनों साथ में एक पुरानी मूवी देख रहे थे, जिसमें हीरोइन के रेप की बात जानकर उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाते हैं। यह सीन देखकर वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने आंसू छुपाते हुए बालकनी में आ गई। विनय ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे जख्मों पर लगे टांके टूट गए हों। वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। ऐसा क्यों हुआ? पापा की मौत की वजह मैं क्यों बनी? काश पापा साथ होते। मुझे पापा की बहुत याद आती है। प्लीज मेरे पापा को ले आओ। वह बच्चों की तरह रो रही थी। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं महक। तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। तुम उनका बहादुर बेटा थी। तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन जानवरों ने उन्हें मारा है जो इंसान की शक्ल में इसी समाज में रहते हैं। खुद को इस गिल्ट से निकालो, वरना तुमसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होगी। विनय ने उसके सर को हाथ से सहलाते हुए कहा। थोड़ी देर तक रोने के बाद उसे होश आया था कि वह विनय के सीने से लगी हुई है। वह उससे अलग हुई। फीलिंग बेटर? उसने भीगी पलकों को उठाया और फिर इस ऑड सिचुएशन से झेंपते हुए नीचे देखने लगी। इट्स ओके यार, सबके साथ ऐसे फेज आते हैं। चलो अब सो जाओ। वह उसे अंदर ले आया। आप इतने अच्छे क्यों हो विनय? मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं? क्यों मुझे इतना मान देते हो? मेरे दिल को कैसे समझ जाते हो? ओह, मैंने कभी आपको समझा क्यों नहीं? लेकिन आपको ये कैसे समझाऊं कि मैं आपके लायक नहीं हूँ? मैं और मॉम डैड मुझे आपकी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वह अपने ख्यालों में उससे बातें करते हुए सो गई। अब उसे विनय का साथ होना, पास होना अच्छा लगता था। उसके होते हुए अब मम्मी और बहनों की चिंता भी उसे ज़्यादा नहीं होती थी। वह दूसरे तीसरे दिन वहां जाता रहता था और हफ्ते में एक बार उसे भी ले जाता था। वह उसकी मोहब्बत पर विश्वास कर चुकी थी, लेकिन इस बात को मानने से डरती थी कि वह खुद भी उसे चाहने लगी है। विनय उसे आज मम्मी से मिलाकर वापस ले जा रहा था। आज विनय ने उसे सरप्राइज दिया था। उनका पुराना घर। आज सब उसी घर में थे। पापा की खुशबू महसूस होती थी अभी भी वहाँ। वह बहुत खुश लग रही थी। क्या बात है, बहुत खुश, खूबसूरत लग रही हो। वह कहते कहते उसे देखते हुए कुछ और ही कह गया। वह सी ग्रीन प्रिंटेड पटियाला सूट पहने, बालों की लंबी चोटी बनाए हुए थी। चेहरा बिना मेकअप के था, बस होठों पर रेड लिपस्टिक थी। कुछ आवारा लटें उसके चेहरे पर आ गई थीं। उसने जब उसे पहली बार देखा था, तब की याद जहन में ताजा हो उठी थी। मैं खूबसूरत कहाँ, ये तो आपकी नज़र का असर है। उसने पहली बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। आह, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। सब ठीक है? कहीं मोहब्बत ने दिल पर दस्तक तो नहीं दी? वह उसे छेड़ने लगा। विनय, या बचो, वह चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बचाते बचाते भी कार को ट्रक ने टक्कर मार ही दी थी। जब होश आया तो उसके माथे पर, हाथ और पैरों में जगह जगह पट्टी थी। विनय, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं डॉक्टर? उसने उठते हुए कहा और हाथ में लगी ड्रिप निकाल दी। आप लेटी रहिए मिसेस वर्मा। प्लीज डॉक्टर, मुझे बताइए मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? विनय आईसीयू में था। उसे काफी ज्यादा चोटें आई थीं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वह खतरे से तो बाहर था, लेकिन उसकी सर्जरी होनी थी। 2 घंटे से दरवाजा बंद था। मॉम डैड के चेहरे बुझे थे। आखिर उनका इकलौता बेटा अस्पताल में था। वह खुद भी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बस हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रही थी और थोड़ी देर बाद विनय को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो दोनों उसके पास बैठे थे, वो पीछे खड़ी थी। विनय का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अभी भी उसे ड्रिप्स लगी हुई थी। ग्लूकोज दवाइयों के साथ कतरा कतरा उसके जिस्म में दाखिल हो रहा था।
उसके सर पर हाथों पैरों में पट्टियां बंधी हुई थीं। अभी तक उसे होश नहीं आया था और जब उसे होश आया तो उसे एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर की बात से मॉम, डैड और वह खुद दुखों के अथाह सागर में डूब गए। ऑल ऑफ यू शुड केयर ऑफ हिम। उनके सामने नॉर्मल रहना होगा। हो सकता है वह बिल्कुल ठीक हो जाएं, बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ बस 5% है। हो सकता है उन्हें पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़े। उनके सामने स्ट्रांग बने रहना होगा। 1 सप्ताह के बाद वह घर आ गया था। महक ही नहीं, सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखते थे। उसके सामने हंसते मुस्कुराते रहते। उसका परहेजी खाना वह और मॉम दोनों मिलकर तैयार करते। उन दोनों में अब बातचीत होने लगी थी। महक की मम्मी और बहनें आई थीं तो मॉम डैड बहुत अच्छे से मिले थे उनसे। वे लोग विनय के बारे में जानकर सन्न रह गए थे। मम्मी की आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उस रात भी वह उसे दवाई खिला रही थी कि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। महक, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं हमेशा साथ रहूंगी आपके। वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। तुम जानती हो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? अच्छा है हमारे बीच अभी भी सिर्फ नाम का ही रिश्ता है। तुम किसी और से शादी कर लो। विनय ने अपनी बात पूरी कर दी। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह बुरी तरह चिढ़ गई थी। महक, मैं ठीक हूँ। मुझ पर तरस खाकर अपने को आप बोला ना, मैंने कुछ और नहीं कहेंगे आप। समझते क्या हैं आप खुद को? दुनिया में आप ही बचे हैं तरस खाने के लिए। इसका मतलब आपने मुझ पर तरस खाकर शादी की थी। वह उसकी बात से बुरी तरह हर्ट हुई थी। तुम गलत दिशा में जा रही हो महक। मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया था मैं। तो प्यार करने का कॉपीराइट बस आपके ही पास है क्या? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, क्या उसका एहसास नहीं है आपको? या मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती? आई लव यू सो मच। अगर इस एक्सीडेंट में मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे छोड़ देते आप? और ये नाम के रिश्ते का क्या मतलब है? अगर जिस्मानी रिश्तों को ही रिश्ता कहते हैं तो ये रिश्ता भी बना लेते हैं अभी। वह कहते कहते रो पड़ी। विनय की आंखों में चमक आ गई थी। चेहरा खिल गया था। वह जानता था कि वह उसे चाहती है, लेकिन इस तरह इस सिचुएशन में इजहार करेगी उसे अंदाजा नहीं था। सॉरी यार। व्हाट सॉरी? वह बिगड़ गई थी। सॉरी कि अभी फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाऊंगा मैं। वह हंसा था। महक ने उसकी ओर देखा और बात को समझ आई तो शर्म से झेंपते हुए दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। अरे अब क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बरसों के फासले लम्हों में सिमट गए थे। वो तो आप पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। शर्म से लाल चेहरा झुकाते हुए वह बोली। अब उसे अंदाजा हो रहा था कि वह क्या कह गई थी। विनय ने हंसते हुए उसे बाहों में भर लिया था और वह भी उससे लिपट गई थी। विनय, महक, मुझे हम दोनों को माफ कर देना। आज तक वो बस हम दिखावे में ही उलझे रहे। कभी तुम्हारे साथ बैठकर अपने परिवार के दुख सुख बांटे ही नहीं। ये तो तुम दोनों को देखकर समझ आया है कि प्यार क्या होता है। तुम जिसने महक के लिए दुनिया को ठोकर मार दी, और महक जिसने तुम्हें तुम्हारी दुनिया से मिलाने के लिए खुद को मिटा दिया। तुम्हारे लिए उसके घरवाले अलग नहीं रहे तो उसने भी तुम्हारे अपनों को अपनाने में सब कुछ भुला दिया, और हम इस दिखावे की दुनियादारी में उलझे रहे। मेरी बेटी मुझ में अपना पिता खोजती रही और मैं उसकी गलतियाँ। डैड के शब्दों में उनके दिल के जज्बात झलक रहे थे। मॉम की भी आंखें बरस रही थीं। बड़ों का काम छोटों को माफ़ करना है। वे उनसे माफ़ी मांगते नहीं हैं। आज फिर उसने उनके पैर छुए और उन्होंने भी उसे आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। वह विनय का कबर्ड ठीक कर रही थी कि एक ओर रखे पेपर्स उसका हाथ लगने से नीचे गिर गए। मशहूर मिल ओनर सीताराम मनचंदा के बेटे रजत मनचंदा की लाश 10 दिन बाद नाले से निकाली गई। बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। इंस्पेक्टर राजीव मिश्रा की सड़क दुर्घटना में मौत। उनकी उसकी आंखों में लाली और आंसुओं के साथ ढेर सारा सुकून उतर आया था। आज आंखें भीगी थीं लेकिन उनमें खुशी के आंसू थे। न्यूज़पेपर पर डेट उसकी शादी के पहले की थी।
तब कि जब 19 दिनों तक वह घर नहीं आया था। उसकी आंखों के सामने बीते लम्हे तैर गए। कॉलेज से निकली ही थी वह उस दिन और रोज की तरह स्टैंड की ओर जा रही थी जब एक वैन में उसे खींच लिया गया था। इससे पहले कि वह चिल्लाती, एक रुमाल उसकी नाक पर रख दिया गया था जिसकी स्मेल से वह अपने होश खो बैठी थी। और जब होश आया तो वह किसी पुराने और उजाड़ से कमरे में थी जिसमें बिछी हुई फूस पर उसे हाथ पैर बांध कर डाला गया था। मुंह पर टेप थी। सामने एक कुर्सी मेज पर रजत मनचंदा शराब पी रहा था। और फिर अपनी फ्रेंड्स को बचाने के लिए उसे थप्पड़ मारने की सजा उसने 3 दिन तक उसका जिस्म रौंद कर दी थी। और उसी हालत में चौथे दिन सुबह 4 बजे उसे उसके दरवाजे पर फेंक दिया गया था। जितने जख्म उसके जिस्म पर थे उससे कहीं ज्यादा उसकी रूह पर थे। उसे 2 दिन तक होश भी नहीं आया था। और जब केस की पूछताछ के लिए उस इंस्पेक्टर ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था तो वह भी उसके साथ उस बस उसने केस वापस ले लिया था। उस वक्त की बेबसी, जिल्लत, शर्मिंदगी, दुख ऐसा उनकी रगों में उतरा था कि वह जिंदा लाश बन गई थी। आपने कभी बताया नहीं। वह लॉन में उसके पास उस न्यूज़पेपर्स की कटिंग लिए खड़ी थी। आंखें अभी भी बरस रही थीं। आज मुझे समझ आया मम्मी क्यों आप जैसा बेटा चाहती थी। वो सब खत्म हो गया है महक। अब प्लीज कभी रोना नहीं। लेकिन इस इंस्पेक्टर ने मुझे परेशान किया था। आपको कैसे? मुझे सब पता है। एंड नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। तो अब बस। वह सख्ती से बोला था। विनय बेटा, हम तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी प्लान कर रहे हैं। मॉम बहुत खुश थी। बट मॉम, इस सिचुएशन में, विनय ने कहा तो वह उठ खड़ी हुई और अपनी जगह से और उनके उसके कान पकड़कर खींचते हुए उससे व्हील चेयर से खड़ा कर दिया। हम सबको बेवकूफ बनाकर परेशान करते हुए बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। उन्होंने प्यार से एक चपत उसे लगाई। महक की तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं? हमें वो उसने गुस्से से उसके उसको देखा। सॉरी, वह कान पकड़कर बोला। अब यार सब कुछ ठीक करने का और कोई ऑप्शन नहीं मिला था मुझे। बट आपको पता कैसे चला मॉम? फोन पर डॉक्टर के साथ तुम्हारी बातें सुनकर। और कल तुम्हारा रिसेप्शन है। इनवाइट हमने कर दिया है सबको और अब तुम्हारी सजा ये है कि महक कल तक मेरे साथ रहेगी। वह हंसी। पार्टी में वह लाइट ऑरेंज एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मॉम ने ब्यूटिशियन से उसे तैयार कराया था। वहीं नेवी ब्लू सूट पहने विनय भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। चांद सूरज की जोड़ी थी। आज मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी का घर सही मायनों में आज बड़ों के आशीर्वाद के साथ बस गया था। आज रात उसके कमरे को सजाया गया था। उसे कमरे में छोड़कर मॉम आ गई थी। विनय उसके पास बैठा तो उसका दिल धड़क उठा। दोनों की नजरें मिली। विनय ने उसे देखा और हाथ बढ़ाकर उसके बाल खोल दिए। डार्क ब्राउन सिल्की बाल पानी की तरह पीठ पर गिरे थे। वह और भी खूबसूरत लगने लगी। वह उसके और करीब आ गया। शर्म के इंद्रधनुषी रंग उसके चेहरे को और भी रोशन कर गए। मोहब्बत की एक नई कहानी अंगड़ाई ले रही थी और एक प्यार का नगमा कमरे में बिखर रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दोस्तों, कैसी लगी आपको विनय और महक की प्यारी सी लव स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ